नमस्ते बच्चों। केवल एक हफ्ता बचा है आपके 2026 जेडबलई सेशन 2 के लिए और इस समय आप जेडबलई के 2026 के सेशन 1 के फुल सिलेबस पेपर सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करते होने चाहिए। और आपके लिए पूरी मेहनत चालू है कि सारे के सारे 10 पेपर का फुल लेंथ फिजिक्स के वीडियोस जल्द से जल्द आपके चैनल पे जो है हम अवेलेबल करके दे सके। बच्चों, आज हम 23 जनवरी का शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं और डिस्कशन के साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स, एनालिसिस ऑफ द पेपर, सम शॉर्टकट टू क्रैक द सेशन 2 जेडबलई 2026 हम डिस्कस करेंगे। सो आइए हम शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ में। द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन सेज a 20-meter long uniform copper wire held horizontally is allowed to fall under gravity through a uniform horizontal magnetic field of a 0.5 Gauss perpendicular to the length of the wire. The induced EMF across the wire when it travels a vertical distance of 200 meter is। बच्चों, सवाल ईएमआई चैप्टर से इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर पूछा गया है और जो वायर है वायर वो ट्रांसलेशनल मोशन में जा रहा है। तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बी एल वी। बी इज द मैग्नेटिक इंडक्शन, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड v इज द वेलोसिटी। और वेलोसिटी के लिए फ्री फॉल में 200 मीटर जब वायर गिरेगा तो उसका वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2gh। So it's a 2 multiplied by 10 multiplied by h is a 200. So this becomes 2 multiplied by 200 400 का स्क्वायर रूट इज 20। अंदर बचेगा रूट 10 20 रूट 10। Now once we get the velocity, let's come back here in this formula. B is a magnetic induction 0.5 गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे तो 10 रेस टू -4 का फैक्टर आएगा। लेंथ इज गिवन एज 20 multiplied by velocity is given as 20 root 10। So 20 multiplied by 20, 400 multiplied by 0.5 is a 200 root 10 as it is multiplied by 10 raised to -4। और हमें आंसर मिली में चाहिए तो 10 raised to -1 इसके साथ ले लें तो ये बनेगा 20 रूट 10 और ये बनेगा 10 रेस टू -3। 10 रेस टू -3 इज अ मिली। 20 रूट 10, 20 रूट 10 इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। सवाल ईएमआई चैप्टर से पूछा गया है और ये सवाल में थोड़ा सा काइनेमेटिकल का नॉलेज, थोड़ा सा ईएमआई का नॉलेज, स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज, एंड हेंस आई एम कैटेगराइजिंग अंडर द इजी कैटेगरी क्वेश्चन। बच्चों, मेरे साथ में आप सवाल देखें, वीडियो पॉज करें, मेरे साथ साथ में सॉल्व करते जाएं, वीडियो देखते ना बैठे बच्चों। एग्जाम में वीडियो काम में नहीं आएगा, एग्जाम में दिमाग आपका चलना चाहिए। दिमाग चलाने के लिए आप दिमाग चलाएं, अटक जाएं तो हितेश सर का असिस्टेंस लेकर के आगे बढ़े, बट सिर्फ सिर्फ वीडियो देखते ना बैठें। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। कंसिडर द लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम द मीडियम ए टू बी separated by plane interface. If the light undergoes TIR during a travel from medium A to medium B, the speed of light in the two medium is given to us, then the critical angle हमें find करने का है। So बच्चों, ऐसा कुछ सवाल कह रहा है, this is a medium A, this is a medium B। मीडियम A में स्पीड दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और मीडियम बी में स्पीड दिया हुआ है 2.7 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
नाउ स्पीड का डेटा इस्तेमाल करके हमें क्रिटिकल एंगल पे पहुंचना है। सो पहले तो आपको क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए। साइन आई सी is a refractive index of second medium with respect to first medium. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड कैसे रिलेटेड है? म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल्स टू v1/v2। सो स्ट्रेट अवे v1 और v2 को सब्सटीट्यूट करेंगे तो 10⁸ कट जाएगा। 2.4 divided by 2.7 which is a 24/27। 3 से कैंसिलेशन करेंगे तो 8/9 साइन इनवर्स ऑफ 8/9। दिस इज अ ट्रैप साइन इनवर्स ऑफ 9/8। अब ये गया बच्चों। अब एक शॉर्टकट टेक्निक आप बराबर से ध्यान में रखें। जब भी आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता हो और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए तो ये फंक्शन का इस्तेमाल करके आपको एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाने का, जिसमें ये एंगल को कुछ एक आईसी ऐसा अज्यूम कर लेने का। साइन इज द ऑपोजिट अपॉन hypotenuse. Apply the Pythagoras theorem and we get the unknown side. In this case 9 का स्क्वायर 81 माइनस 8 का स्क्वायर 64। 81 में से 64 जाएगा तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 17। राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड अगर आपको मिल गए हैं तो साइन कॉस 10 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए वो आपको मिल सकता है। सो रिमेंबर दिस शॉर्टकट ट्रिक। सो नाउ 10IC is equals to opposite upon adjacent 8 divided by root 17। 8 divided by root 17 and that is our final correct answer। सवाल रे ऑप्टिक्स सेक्शन से पूछा गया है and this सवाल also I'm categorizing as a easy category question। सिर्फ और सिर्फ आपको ये ट्रिग्नोमेट्री वाली ट्रिक क्लिक होनी चाहिए, बाकी जो है सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर बच्चों। सवाल कह रहा है ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद अ काइनेटिक एनर्जी K फ्रॉम पॉइंट A एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। द रेशियो of difference in kinetic energy at a point B and C to that at point A। Okay, stop। kinetic energy का difference between a C point and B point divided by kinetic energy at A point, ये हमें फाइंड करने को सवाल कह रहा है बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन में A पॉइंट से जो वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं सी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से पहुंचता है। सो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी अगर ई है तो सी पॉइंट पे भी काइनेटिक एनर्जी ई रहेगा। अब बच्चों बी पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का केवल कॉस कंपोनेंट बचता है v cos 60। सो बी पॉइंट पे अगर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे सो बनेगा हाफ m v cos 60 द होल स्क्वायर। सो दैट इज नथिंग बट हाफ m v स्क्वायर cos 60 इज अ हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। सो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर था। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आधा हो जाने के कारण काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का स्क्वायर के साथ रिलेशन होने के कारण काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाता है। सो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आएगा E/4 एंड नाउ लेट्स पुट इट हियर। सी पॉइंट पे E, बी पॉइंट पे E/4
डिवाइडेड बाय ए पॉइंट पे ई माइनस ई बाई 4 इज अ 3e/4 divided by e and the e will be getting cancelled, and hence the final correct answer is a 3/4, and that is our final correct answer. Question is from the 2D chapter, and again I am putting this under the easy category. A very straightforward single concept based question it is. All right, next, match the column. Some formulas are given in the column 1 and corresponding law is given in the column 2. मेरा ध्यान सबसे पहले यहां पर जा रहा है. लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज अ म्यू नॉट आई. हमें भली भांति पता है कि ये एम्पियर्स लॉ का इक्वेशन है. अरे बच्चों, ऑप्शन देखो, सारे सवाल में ऑप्शन आपको अच्छी खासी हिंट देता है. ऑप्शन में मुझे दिख रहा है डी का 3 मैच है, डी का 3 मैच एक ही ऑप्शन में है, एंड हेंस समय बचाइए, आंसर आ गया है. बाकी के सारे इक्वेशंस देखने की जरूरत है नहीं. अ वेरी सिंपल, a mixed chapter it is, right? Electrostatics is involved, EMI is also involved, MEC is also involved, so it's a electric and the magnet domain ka mixed and super simple question it is. सभी बच्चे जो है ये सवाल अटेम्प्ट करे ही करे, ये तो छोड़ने लायक सवाल है ही नहीं, इसमें कुछ भी आपको डाउट होना नहीं चाहिए. ये सवाल सभी बच्चों को जो है आना ही चाहिए. आगे बढ़ेंगे सभी बच्चे अगले सवाल के साथ में, और अगला सवाल हमारे सामने ये रहा. In a perfectly inelastic collision, the two spheres made of a same material with a masses 15 and a 25 moving in the opposite direction with a speed of 10 meters per second and a 30 meters per second respectively strike each other and sticks together. The rise in the temperature, if all the heat produced is retained by the sphere. The question is a mixed concept from the collision and the heat. सबसे पहले कोलिजन हो रहा है बच्चों. जब कभी भी आपको कोलिजन वर्ड दिखाई दे, आपके खोपड़ी में आना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो बच्चों, एलसीएम से हम शुरुआत करेंगे, और एलसीएम को वेक्टर फॉर्म में लगाना भूलना नहीं है. इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. 15 किलो और 25 किलो इतने स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो इनिशियल मोमेंटम बनेगा m1 v1 माइनस, बिकॉज दे आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, m2 v2. टकरा करके स्टिक हो गए, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है. सो फाइनल मोमेंटम में m1 प्लस m2 multiplied by v, that will be the final momentum. So putting the values, m1 is a 15 multiplied by v1 is a 10 minus m2 is a 25 multiplied by v2 is a 30. नेगेटिव साइन ऑलरेडी हम ले चुके हैं ऑपोजिट डायरेक्शन का. 15 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय, हम पहले v फाइंड करेंगे. सो ये बन गया 150 और ये बन गया 750 is equals to 40 multiplied by v. 150 minus 750 is a 500. Sorry, my mistake. 600 is equals to right hand side is a 40v. 1010 गया और 4 से कैंसिलेशन करने पे 15 मीटर पर सेकेंड is a velocity. अब बच्चों, वेलोसिटी हमने क्यों निकाला? तो आंसर है, हमें परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के दौरान होने वाला लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है. अरे सर, हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्यों निकालना है?
क्योंकि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है, एंड हेंस हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है. हाउ वी गेट द लॉस? आंसर है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी minus final kinetic energy. That is how we get the loss. The initial kinetic energy is a half m1 v1 square plus half m2 v2 square minus the final kinetic energy is a half m1 plus m2 multiplied by v square. So this is becoming half multiplied by m1 is a 15 multiplied by v1 is a 10 का square plus half multiplied by m2 is a 25 multiplied by v2 minus 30 का स्क्वायर करने पे प्लस ही बन जाएगा minus half multiplied by m1 plus m2 is a 40 multiplied by v common 15 का स्क्वायर. Calculation is a challenge. Calculation is a challenge. 10 का square is 100 multiplied by 15 is a 1500 divided by 2 is a 750 plus 30 का square is a 900 multiplied by 25 divided by 2 900 multiplied by 25. So 25 9 is a 225 divided by 2 करेंगे तो 11250 11250 माइनस 15 का स्क्वायर 225 40 और डिवाइडेड बाय 2 करने पे 20 225 इंटू 20 225 into 20 4500 4500. So this is becoming 11,250 प्लस 750 ये हो गया आपका 12,000 और 12,000 में से 4,500 गया तो बच गया 7,500 जूल. So this is the loss in the kinetic energy which will be getting converted into heat energy. तो इसको हम Q के साथ में इक्वेट करेंगे और ये हीट एनर्जी किसको मिलेगा? तो सवाल कह रहा है ये हीट एनर्जी दोनों स्फीयर टक्कर करने के बाद मिलकर के साथ में चल रहे हैं तो ये हीट एनर्जी दोनों स्फीयर को मिलेगा और स्फीयर को हीट एनर्जी मिलेगा तो स्फीयर का टेम्परेचर बढ़ेगा और हमें वो ही पता करने का है. तो Q की जगह पे हम लिखेंगे m1 प्लस m2 C डेल्टा टी और डेल्टा टी हमें फाइंड करने का है. यहां पर है 7,500 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 यहां पर है 40 मल्टीप्लाइड बाई सी इज अ स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट को हमें एसआई यूनिट में सब्स्टिट्यूट करना है. सो 31 कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 का फैक्टर आएगा मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी हमें चाहिए जिसको डेल्टा थीटा भी सिंबल दे सकते हैं. एंड ऑप्शंस आर नॉट वेरी फार and hence a lot of approximation cannot be done. All right, so this is a 750 divided by 4 multiplied by 31 multiplied by 4.2 and that is going to give us a delta theta the change in temperature. और मुझे लगता है ये कैलकुलेशन आपको एग्जैक्ट करना पड़ेगा ज्यादा अप्रोक्सीमेशन का स्कोप है नहीं क्योंकि ऑप्शंस जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं है. सो लेट अस नॉट डू मच अप्रोक्सीमेशन.
डायरेक्ट कैंसिलेशन की कोशिश करते हैं 4 के साथ में। 750 और 4 2 से कैंसिलेशन करेंगे तो ये 2, ये 3, 7, 5। ठीक है इतना। अब 31 टू जा 62, 62 मल्टीप्लाइड बाई 4.2, 62 मल्टीप्लाइड बाई 4.2। ये मुझे लगता है आपको कैलकुलेशन करने को इतना तो आ जाएगा। सो यू मल्टीप्लाई एंड कम अप विद द नंबर, एंड देन 375 को वो नंबर से जरा डिवाइड करके एग्जैक्ट आंसर निकालिएगा। एग्जैक्ट आंसर मेरी जानकारी के हिसाब से 1.44 आ रहा है। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन का गुंजाइश है, ज्यादा अप्रोक्सीमेशन का गुंजाइश है नहीं। सो डिवाइड करते वक्त डेसिमल के बाद एक डिजिट मैच हो जाए तो आपका काम बन जाएगा, दूसरा डिजिट मैच करने की जरूरत नहीं है, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज अ मिक्सचर of a one concept, a second concept, the two different chapters, a lot of calculation as well, and hence I am putting it under a difficult category question. The question belongs to LCM and the heat module. It's a time consuming question. अगला सवाल आपके सामने है बच्चों। सवाल कह रहा है दो पॉइंट चार्जेस 2q and q are placed at the vertex and the center of the face of the cube as shown in the figure. The electric flux passing through the cube is। बच्चों, जब हमारा चार्ज फेस के सेंटर पे होता है तो उसके वजह से फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यूब कितना होता है। तो आपको ऐसे दो क्यूब बाजू बाजू में रखने होते हैं, तब जाकर के ये चार्ज दो क्यूब के सिस्टम के अंदर एनक्लोज्ड होता है। और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दो क्यूब के सिस्टम के अंदर क्यू चार्ज एनक्लोज्ड होएगा, तो दो सिस्टम वाले क्यूब के साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा। एक क्यूब के साथ में जुड़ा हुआ फ्लक्स अगर चाहिए तो हमें क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट को डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि आधा फ्लक्स एक क्यूब के साथ एसोसिएटेड होएगा, आधा फ्लक्स दूसरे क्यूब के साथ एसोसिएट करेगा। अब आंसर आ नहीं गया है क्योंकि हमें एक और चार्ज दिया गया है, और ये एक और चार्ज वर्टेक्स के ऊपर है। जब चार्ज वर्टेक्स के ऊपर होता है तब हमें एक क्यूब के बाजू में दूसरा क्यूब के आगे तीसरा क्यूब के बाजू में चौथा क्यूब, चार क्यूब के ऊपर चार क्यूब, ऐसे 8 क्यूब का सिस्टम बनाना पड़ता है, तब जाके ये चार्ज 8 क्यूब के सिस्टम के अंदर एनक्लोज होता है। तो टोटल फ्लक्स आता है चार्ज विच इज अ 2q बाय एप्सिलॉन नॉट, और वो टोटल फ्लक्स 8 क्यूब के सिस्टम में इक्वली डिवाइड होएगा, एंड हेंस डिवाइडेड बाय 8। तो हर एक क्यूब के साथ में जुड़ा हुआ फ्लक्स 2q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज अ q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस दिस इज अ q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2 यहां पे करेंगे तो 3q by 4 epsilon naught, 3q by 4 epsilon naught is our final correct answer. The question belongs to electrostatics, and this I am putting it under the easy category question. If you know the concept of the flux associated with the cube systems, then you know this formula very well. Just add up and we get the answer. अगला सवाल इलास्टिसिटी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ के बेसिस पे पूछा गया है, और सवाल कह रहा है बताइए कौन सा यंग्स मॉड्यूलस लार्जेस्ट रहेगा। बच्चों, स्ट्रेस इज ऑन एक्स एक्सिस, स्ट्रेन इज ऑन वाई एक्सिस। अगर स्ट्रेस वाई एक्सिस पे होता और स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे होता था,
then slope of stress versus strain graph gives Young's modulus. स्ट्रेस फाइंड करना, सॉरी, स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला होता है tan थीटा, प्रोवाइडेड वी हैव स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, मतलब स्ट्रेस ऑन अ वाई एक्सिस, स्ट्रेन ऑन द एक्स एक्सिस। बट यहां पर उल्टा है, तो अगर एक्स और वाई एक्सिस उल्टे हो जाएंगे तो 1/tan थीटा हमें यंग्स मॉड्यूलस देगा स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस ग्राफ में, रेसिप्रोकल हमें यंग्स मॉड्यूलस देगा ऐसे, और 1/tan थीटा इज अ कॉट थीटा। परफेक्ट। अब जिसका स्लोप ज्यादा उसका यंग्स मॉड्यूलस कम, जिसका स्लोप कम उसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा। सो बच्चों, दिस इज अ लाइन विद द लीस्ट स्लोप एंड दिस इज अ लाइन विद द हाईएस्ट स्लोप। तो लीस्ट स्लोप वाली लाइन का यंग्स मॉड्यूलस हाईएस्ट रहेगा एंड हेंस द सी इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ओर, एंड दिस इज द अगला सवाल। अ स्मॉल बॉब ए of a mass m attached to the mass less rigid rod of a length 1 meter pivoted at point P and kept at an angle of 60 degree with the vertical as shown in the figure. The distance of 1 meter below the point P, an identical bob B is kept at rest on a smooth horizontal surface that extends to the circular track of the radius r as shown in the figure. If the bob B just manages to complete the circular path after hit elastically, okay, so collision is happening, circular path खत्म होना चाहिए। ये पेपर में कई सारे सवाल मल्टीपल चैप्टर के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूछे गए हैं बच्चों, तो आपको ये पेपर बड़े ध्यान से बारीकी से डिटेल्स को स्टडी करते हुए सॉल्व करना है। दो दो चैप्टर के दो दो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सॉल्विंग इतनी लेंथी नहीं है, बट दिमाग अच्छे से लगाना है, एनालिटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है। सबसे पहले जब यहां पर बॉब है और यहां से बॉब को रिलीज करेंगे, तो जब बॉब ए से बी ट्रैवल करता रहेगा तो ए पॉइंट पे बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा जो बी पे आते आते काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके खोपड़ी में आना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उससे क्या होएगा, उससे हमें बी पॉइंट पे पहुंचते वक्त ये वाले बॉब की वेलोसिटी मिलेगी। फिर क्या होना है, टक्कर होना है। टक्कर होना है मतलब कोलिजन होना है, और जब भी कोलिजन होता है तब आपके दिमाग में आना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और टक्कर होने के बाद में बी वाले बॉब को वेलोसिटी मिलेगा, बी वाला बॉब वो वेलोसिटी लेके चलना शुरू करेगा, चलेगा 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 चलेगा, और अगर उसको लूप कंप्लीट करना है, सो लोवेस्ट पॉइंट पे लूप कंप्लीट करने के लिए लोवेस्ट पॉइंट पे, लोवेस्ट पॉइंट मतलब ये पॉइंट, ये वाला पाथ में फ्रिक्शन नहीं है, मतलब ये वाले पाथ में वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाला है। सो लूप कंप्लीट करने के लिए लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 r g। तीन कॉन्सेप्ट एक सवाल। सो बच्चों सबसे पहले हम ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से शुरुआत करेंगे। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट पॉइंट बी।
ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। और ए पॉइंट पे से बॉडी को रिलीज किया गया है तो काइनेटिक एनर्जी 0 इज इक्वल्स टू बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इज अ हाफ एम वी बी स्क्वायर। नाउ लेफ्ट एंड राइट m and the m is getting cancelled. How much will be the h? How much will be the h? So यहां से लेकर के यहां तक की हाइट, this is basically your h. This is basically your h. And how much will be that h? So बच्चों यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर है, दिस इज l। ये वाला डिस्टेंस भी l है, तो 60 डिग्री के बाजू वाला साइड l cos थीटा बनता है। तो h कितना बनेगा? तो आंसर है l माइनस l cos थीटा। h कितना बनेगा? तो आंसर है l कॉमन इन द ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा is equals to right hand side is a half vb square। सो 2 को यहां पर ले लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, 2gl इन द ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा and I'm taking a square root। So remember this formula, हाइट का फॉर्मूला L इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा होता है। कहीं सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला आपको जो है काम में आएगा, सो रिमेंबर दिस। एंड नाउ पुट द वैल्यूज अंडर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय g is a 10 multiplied by length of the string is a 1 multiplied by 1 minus cos 60, cos 60 is a half and 1 minus half will give us a half। so half और ये 2 कट जाएगा तो vb बचेगा √10, vb बचेगा √10। और अब अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और दोनों के दोनों बॉब जो है वो आइडेंटिकल है, सो जब मासेस सेम होते हैं और इलास्टिक कोलिजन होता है तो वेलोसिटी गेट्स इंटरचेंज्ड। मतलब अगर ये बॉब के पास में वेलोसिटी √10 था तो कोलिजन के बाद बी बॉब के पास में वेलोसिटी बनेगा √10। when the masses are equal the velocity gets interchanged, so the b bob will be having √10 velocity। now once we get this vb is a √10, let us come back here, the velocity at the lowest point we have got a √10 और हमें निकालना है रेडियस। सो √10 इक्वल टू कर देता हूं यहां पर मैं, बिकॉज हमें ऑप्शंस में इक्वल टू वाले ही आंसर्स चाहिए। अंडर ऑफ 5rg स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, सो 10 इज इक्वल्स टू 5rg। सो 10 divided by 5g is equals to r। 10 and a g will be getting cancelled, so 1 upon 5 is our final correct answer। 1 upon 5 is our answer। now बच्चों सवाल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सर्कुलर मोशन का मिक्सचर कॉन्सेप्ट है। इसको मैं मीडियम कैटेगरी में क्लासिफाई करूंगा क्योंकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगाने हैं, एक कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट तीसरा कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, एंड हेंस आई एम पुटिंग इट अंडर द मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के साथ में, और यह है आपके सामने अगला सवाल। द सवाल सेज अ वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस लैम्बडा ओम पर मीटर is bent into a circle of radius r
and the another piece of wire with a length 2r is connected between the point A and B, AOB, as shown in the figure AOB. The equivalent resistance between a point A and B is, A और B के बीच में हमें equivalent resistance find करने को कहा। सर बच्चों, ये वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस लैम्बडा ओम पर मीटर को सर्कुलर पाथ में बैंड किया गया है। सो सबसे पहले हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सो लेट मी हैव द ए पॉइंट एंड द बी पॉइंट हियर। ए और बी के बीच में एक ये वाला सेक्शन लगा हुआ है, उसका रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो उसका रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? तो आंसर है लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ दिस सेक्शन, and that is a 1/4 of the circumference, and the 1/4 of the circumference is a pi r by 2. So lambda multiplied by length will give us the resistance of this much section. Then if I need the resistance of this much section, so it is a lambda multiplied by that length, and that length is a 3/4 of the circumference, and the 3/4 of the circumference is a 3 by 2 pi r। और ए ओ बी के बीच में, ए ओ बी के बीच में 2r रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 2r resistance लगा हुआ है। This is a R and this is a R, 2R. Another piece of wire with a length 2R. Okay, sorry. This is not a 2R resistance. It is a length 2R. Okay. So, another piece of wire with a length 2R, उसका भी resistance per unit length lambda ही रहेगा. So, lambda multiplied by length 2r is a lambda multiplied by 2r resistance. So ये हो गया एक रेजिस्टेंस, इसको ऐसे लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय पाई आर बाय 2। ये हो गया दूसरा रेजिस्टेंस, इसको ऐसे लगा देते हैं, ये है दूसरा रेजिस्टेंस लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय 3 पाई आर बाय 2। और ये हो गया तीसरा रेजिस्टेंस, उसको भी यहां पे ए और बी के बीच में लगा देते हैं, लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय 2r। सो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, ऑल द 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो दिस इज बिकमिंग 2 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में लैम्बडा पाई आर बच जाएगा, इसमें लैम्बडा 2r बचेगा, और इसमें 2 ऊपर चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में लैम्बडा 3 पाई आर बच जाएगा। सो बेसिकली सभी में से आई कैन सी लैम्बडा आर लैम्बडा आर लैम्बडा आर, सभी में से है पाई, 3 और 2, तो 6 पाई इज द एलसीएम। सो इधर मल्टीप्लाई बाय 6, इधर मल्टीप्लाइड बाय 3 पाई, इधर मल्टीप्लाइड बाय 2। सो दिस बिकम्स 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज द 12 प्लस 3 पाई plus 2 multiplied by 2 is a 4, the whole divided by lambda 6 pi r, and this is a 1/r equivalent. So if I take a reciprocal, so r equivalent is a lambda
multiplied by 6 pi r, the whole divided by 12 plus 4, 16 plus 3 pi, डिनोमिनेटर में 16 plus 3 pi and numerator में 6 pi lambda r, and that is our final correct answer. The question belongs to the current electricity chapter और इसको मैं मीडियम कैटेगरी में क्लासिफाई करूंगा बिकॉज सबसे पहले रेजिस्टेंस अंडरस्टैंड करना इज अ चैलेंज और उसके बाद में तो जो कैलकुलेशंस है बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, बट द फर्स्ट स्टेप इज अ चैलेंजिंग वन एंड हेंस द मीडियम कैटेगरी. बच्चों सवाल पेपर में चुन चुन के इजी वाले पहले कर लेने हैं. फिजिक्स को आपको 50 से 60 मिनट का समय देना है और उसमें पहले इजी वाले चुन चुन के सारे सारे कर लेने हैं. लेंथी क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, उसमें ज्यादा समय पहले ना गवाएं. पहले स्कोर मैक्सिमाइज कर लें फिजिक्स में और फिर टाइम बचे तो पूरे लाने के तरफ जो है फोकस रखें. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बच्चों ये वाले शिफ्ट में सेशन 1 जेडबलई 2026 में कहीं सारे सवाल थियोरेटिकल, स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजनिंग, मैट्रिक्स मैच ऐसे सवाल आए हैं. तो सेशन 2 में भी आने के चांसेस अच्छे खासे हैं, इसीलिए सिनॉप्सिस रिवीजन पे अच्छे से ध्यान दें. और सवाल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर पूछा गया है. मैक्सिमम वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज. बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू आर 1 अपॉन पी स्क्वायर minus 1 upon n square, and the first statement is all about Lyman series. और लाइमन सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ अगर हमें चाहिए तो ट्रांजिशन 2 से 1 पे होना चाहिए. सो 1 अपॉन लैम्बडा लाइमन मैक्स इज इक्वल्स टू आर इन द ब्रैकेट. लाइमन सीरीज है इसीलिए p की जगह पर 1 आएगा और मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन 2 से 1 होना चाहिए तो n की जगह पर 2 आएगा. 2 का स्क्वायर 4. सो दिस इज r 1 minus 1 by 4 is a 3 by 4 and taking a reciprocal, so lambda Lyman max is a 4 upon 3r and hence the first statement is a correct statement. The Balmer series lies in the visible region. बिल्कुल the Balmer series में spectrum visible region में belong करता है. So second statement is also a correct statement. The minimum wavelength of Paschen series. Okay. So हमें lambda Paschen minimum चाहिए. So Paschen series के लिए ट्रांजिशन थर्ड ऑर्बिट पे होना चाहिए तो p की जगह पे 3 का स्क्वायर इज अ 9 और मिनिमम वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन इंफिनिटी से होना चाहिए एंड 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होएगा. सो आई टेक अ रेसिप्रोकल, सो आई गेट अ लैम्बडा पास्चन मिनिमम इज अ 9 बाय r. 9 बाय r. सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. अब बच्चों दूसरा आप ऑप्शंस भी देखते जाइए साथ में. कोई भी ऑप्शन में ए बी सी डी ऑल करेक्ट है ही नहीं. हमें ए बी सी करेक्ट मिल चुके हैं तो डी स्टेटमेंट पढ़ने में भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए. हमें आंसर जो है आ चुका है. सवाल स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई से पूछा गया है एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सुपर इजी सवाल मैं कहूंगा. थोड़ा सा समय लेगा क्योंकि हर एक स्टेटमेंट को आपको सॉल्व करके देखने में थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, बट द क्वेश्चन इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. नेक्स्ट, द टू स्मॉल बॉल्स of the mass m and a 2m are attached to the both the ends of the rigid rod of a length d and the negligible mass. If the angular momentum of this system is L about an axis passing through its center of mass and perpendicular to the rod. बच्चों ये है एक मास और ये है दूसरा मास और ये है उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रहा है.
बच्चों जब भी टू मास सिस्टम बोला रहेगा और सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहेगा तो इसका शॉर्टकट वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, एंड द फॉर्मूला इज I इज इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर, वेर म्यू इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड मास, जिसका फॉर्मूला होता है m1 m2 बाय m1 प्लस m2। सो बच्चों टू मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया शॉर्टकट तरीके से ऐसे फाइंड किया जा सकता है, जिसमें म्यू को रिड्यूस्ड मास कहा जाता है, एंड दिस इज द रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको बच्चों अच्छे से याद रखा जाए, रिमेंबर दिस शॉर्टकट ट्रिक दैट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। टू मास सिस्टम के लिए यह फॉर्मूला चलता है। सो एक मास m के बराबर है, दूसरा मास 2m के बराबर है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मासेस m प्लस 2m। सो बेसिकली एक m ऊपर नीचे कट जाएगा और 2m/3 आ जाएगा, और दो मास के बीच में डिस्टेंस, दो मास के बीच में डिस्टेंस 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 all right, here it is. Length of the rod is basically the distance between the two masses, and this is the distance between the two masses. Small d is the distance. So mu की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2m/3 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस की जगह पर d सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो वी गॉट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड वंस वी गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया the question is talking about the angular momentum. So angular momentum का फॉर्मूला होता है I omega. So L is equals to 2m/3d square multiplied by omega. So हमें ओमेगा फाइंड करने को बोला है, so it is a 3L by 2m d square, and that is the omega 3L by 2m d square is the final correct answer. The question belongs to the rotational motion, the mechanics domain, and I'm classifying this under the easy category question. A moment of inertia निकालो, angular momentum का formula लगाओ, and straight away we reach to the answer. Next. Two blocks with the masses 100 and the 200 gram are attached to the springs as shown in the figure. The energy stored in the spring A is given, then the energy stored in the spring B is what we are supposed to calculate. So बच्चों स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के तीन फॉर्मूला होते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ एफ एक्स, एफ स्क्वायर बाय 2k। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के तीन फॉर्मूला होते हैं और मेजॉरिटी बच्चे यहीं पे अटकते हैं कि तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। गलत फॉर्मूला गलत जवाब आपको देगा। बच्चों सवाल पढ़ने का, डेटा अंडरस्टैंड करने का, और डेटा अंडरस्टैंड करने के बाद डिसाइड करने का कि कौन सा फॉर्मूला सूटेबल रहेगा। ये वाले सवाल में आपको वेट के बारे में जानकारी दिया है, ये वाले सवाल में आपको स्प्रिंग कांस्टेंट का जानकारी दिया है। सो फोर्स पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट पता है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला ही सूटेबल रहेगा। सो U is a F square by 2k will be the suitable formula. And why? Because F is a force, which is a weight mg, and k is a spring constant, and the spring constant is given to us in the question. So the spring potential energy in the B spring divided by A spring is equals to F in a B by A का स्क्वायर, रेशियो में 2 कट जाएगा, K of A डिवाइडेड बाय K of B। B वाले केस में फोर्स है mg, तो m इज अ 200 इंटू g
डिवाइडेड बाय ए वाले केस में 4 से एम जी, एम इज 100 जी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय के ए की जगह पे 3 KB डिवाइडेड बाय 4, 3 KB divided by 4 upon KB will be as it is. G and the G is getting cancelled. KB and the KB is getting cancelled. ये 0 0 0 0 भी गया. 2 का स्क्वायर इज अ 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4. सो 4 का भी कैंसलेशन हो जाएगा और 3 बचेगा और यू ए को राइट साइड में लेके जाएंगे. सो 3 टाइम्स यू ए विल बी अवर फाइनल करेक्ट आंसर. ए की पोटेंशियल एनर्जी यू हमें सवाल में दे रखी है, सॉरी ई हमें सवाल में दे रखी है, इसलिए 3E इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर. द क्वेश्चन belongs to the oscillation, a spring block system, and this is a easy category question. Just the identification of the right formula is very, very essential. All right. मेजरमेंट स्क्रू गेज का सवाल बच्चों हमारे प्लेलिस्ट में स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट, एरर कैलकुलेशन, जीरो एरर और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल सब कुछ मैंने कवर किया है. So keep on following my playlist and keep on following the important videos available in the playlist. बच्चों screw gauge, the zero of a circular scale lies above. जीरो अगर रेफरेंस लाइन के अबोव लाई करता है तब नेगेटिव जीरो एरर होती है. सो हियर वी हैव अ नेगेटिव जीरो एरर. द हॉरिजॉन्टल पिच लाइन when their metallic studs are brought in contact, so there is a negative zero error. Using this instrument, the thickness of the sheet is measured and the pitch scale reads 1 mm and the circular scale reads 51. So बच्चों रीडिंग होता है मेन स्केल रीडिंग which is a 1 mm plus circular scale reading which is a 51 multiplied by LC is a least count which is given to us in the bracket. So this is a 1 plus 51 multiplied by 0.01. So this gives us a 1.51 mm and that is not a right answer. सवाल में जीरो एरर दिया हुआ है इसलिए घाई ना करें, आंसर अभी तक आया नहीं है. फाइनल रीडिंग हमें कैसे मिलेगा? तो आंसर है फाइनल रीडिंग हमें जीरो एरर का कंसिडरेशन करने पे मिलेगा और जीरो एरर को हमेशा एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्ट किया जाता है. सो रीडिंग आया है 1.51 माइनस ऑफ जीरो एरर कैसी है तो नेगेटिव है, तो माइनस एंड माइनस विल बिकम अ प्लस, इसलिए 1.51 से छोटा, 1.51 से छोटा आंसर आ नहीं सकता. तो आंसर तो आ चुका है लेकिन देख लेते हैं कि भाई जीरो एरर कितनी है. सो नेगेटिव जीरो एरर 3 डिवीजन के बराबर है. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय LC ऐसे जीरो एरर को कैलकुलेट किया जाता है. So 3 multiplied by 0.01 is a 0.03. So minus of 0.03 and the minus becomes a plus and hence a 1.54 is our final correct answer. The question belongs to the mechanics domain, the measurement chapter. And this is the easy category question. You should know the concept of the screw gauge completely, screw gauge completely. 4 persons the back to back measurement का सवाल बच्चों. measurement आपके लिए बड़ा ही सिंपल बोनस चैप्टर है. मिनिमम एक सवाल तो आना ही आना है measurement चैप्टर से, इसीलिए ये चैप्टर को कोई बच्चे जो है ऑप्शन में ना छोड़े. 4 person measures the length of the rod as 1 2 3 and the 4 readings are given. relative error हमें find करना है and how we find the relative error. It is a error
divided by mean value. To be more precise, the mean absolute error divided by most probable value is a relative error. So सबसे पहले हम मीन वैल्यू निकालेंगे, और मीन वैल्यू निकालने के लिए हमें सभी को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स विच इज 4 करना है. सो दिस विल बिकम 20 plus 19, 39. 39 plus 17, 56. 56 plus 18, 74.75. 25, 100, और ये 01, तो ये बन गया 75.01 डिवाइडेड बाय 4. सो दिस इज नथिंग बट 4 1 जा 4, 35 बनेगा, 8 जा 32, 7 जा 28, and 5 जा 18.75 is our mean value. Now how we calculate the error? So हमें सभी के एरर्स निकालने हैं पहले तो, और उसके बाद में सारे एरर के मीन लेने हैं, तब जा करके हमें मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगा. दिस इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर. ये चारों का मीन विच इज नथिंग बट डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 द होल डिवाइडेड बाय 4. सो 20 मॉड ले लेते हैं, क्योंकि एरर हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती. सो 20 में से 18.75 माइनस, उसके बाद में 19.75 में से 19.75 में से 18.75 माइनस, उसके बाद में 17.01 में से 18.75 माइनस, और उसके बाद में 18.25 में से 18.75 माइनस. राइट, सो पहले वाले में माइनस करने पे वी गेट 1.25, दूसरे वाले में वी गेट 1, तीसरे वाले में वी गेट 1.74, और चौथे वाले में वी गेट 0.50. ओके, सो दिस बिकम्स अ 1.25 प्लस 1 प्लस 1.74 प्लस 0.5 divided by 4. So this is a 1, 2, 3, 3.74 और 25, 99, तो 4 ले लो उसको 4, और ये बन गया 4.49 डिवाइडेड बाय 4. मतलब मैंने 50 में से एक कम कर दिया, क्योंकि वो 99 आ रहा था ना, तो एक वहां पर ले लिया. 4.49 divided by 4 is a 1.12. Okay, 1.12. And now the relative error is a 1.12 divided by 18.75. And the options are not very far away, so we cannot do lot of approximation. थोड़ा बहुत approximation की गुंजाइश है, ज्यादा नहीं. 112 डिवाइडेड बाय 1875, 112 डिवाइडेड बाय 1875, 0.000. सही है, 1875, और यहां पर बन गया 11,200. सो 0.0, 0.0, तो 2 चले गए, 2 बच गए. अब देख लो, 1875 मल्टीप्लाइड बाय 6,
11,250, 11,200, मतलब ये तो नहीं ही है। ये आएगा 0.05958, ऐसा नंबर बनेगा। एंड हेंस दिस इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन मेजरमेंट का है, इजी कैटेगरी में क्लासिफाई करूंगा। समय लेने वाला सवाल है, समय देना पड़ेगा, बट 4 मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं, इसमें कोई गलती का कोई गुंजाइश है नहीं। And hence the measurement, the easy category question it is. Moving on to the next question. A thin prism with an angle 5 degree and the refractive index 1.72 is combined with another prism of the refractive index 1.9 to produce dispersion without deviation. एक प्रिज्म से जितना डिस्पर्जन होएगा, अगर दूसरे प्रिज्म से उतना ही डिस्पर्जन ऑपोजिट डायरेक्शन में होएगा, सो वी गेट अ सॉरी माय मिस्टेक, एक प्रिज्म से जितना डेविएशन होएगा, दूसरे प्रिज्म से उतना ही डेविएशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होएगा, सो वी गेट अ डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, जिसकी कंडीशन ये होती है। सो एक प्रिज्म का एंगल है फाई, म्यू है 1.72 -1, दूसरे प्रिज्म का ए निकालना है, म्यू है 1.9 -1, सो 5 multiplied by 0.72 is a a dash multiplied by 0.9, so 5 multiplied by 0.72 divided by 0.9 will give us the a dash. All right, and then this is a 5 multiplied by 72 divided by 90, तो उसको 9 इंटू 10 ऐसा लिख देता हूं। सो 9 और 72 का कैंसलेशन होकर के 8 बचेगा, 5 और 10 का कैंसलेशन होकर 2 बचेगा, और आंसर आएगा 4 डिग्री। एंड दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। ये रे ऑप्टिक्स का दूसरा सवाल ये चैप्टर में आया है, और दूसरा सवाल भी बड़ा इजी वाला पूछा गया है। सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस। आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले सवाल की ओर, एंड दिस इज द अगला सवाल जेनर डायोड सेमीकंडक्टर का सवाल है। एंड द क्वेश्चन इज सेइंग द फॉलोइंग डायग्राम हैज अ जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। The Zener diode is rated at a 5 volt and the desired current in the load is a 5 milliampere. Okay, यहां से करंट कितना जाना चाहिए? तो आंसर है 5 milliampere. The unregulated voltage source can supply up to 25 volt. So the voltage at a supply is at 25. Considering the Zener diode can withstand 4 times of load current. Zener diode से करंट इसके मुकाबले 4 गुना, मतलब 20 मिली एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो हो सकता है। एंड कंसिडर ओके द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस RS शुड बी। सो बेसिकली हमें ये RS कितना रहेगा ये पता करने का है। दैट इज द क्वेश्चन गिवन टू अस। सबसे पहले बच्चों लोड रेजिस्टेंस से करंट हमें पता है, जेनर का ब्रेक डाउन वोल्टेज 5 वोल्ट ये भी हमें पता है। सो सबसे पहले अपन लोड रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। V इज इक्वल्स टू IR, वोल्टेज इज अ 5, करंट इज अ 5 मिली, और RL हमें मिल जाएगा, और RL आएगा पर हमें चाहिए RL नहीं, हमें RL तो नहीं चाहिए, हमें RS चाहिए, हमें RS चाहिए। सो दिस स्टेप वाज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। अब यहां से मैक्सिमम करंट 20 मिली एम्पियर जा सकता है, यहां से करंट 5 मिली एम्पियर भेजना है, तो मिला करके टोटल करंट ऊपर से कितना आना चाहिए? तो आंसर है टोटल करंट ऊपर से I लेस देन और इक्वल टू 25 मिली एम्पियर आना चाहिए। इससे ज्यादा करंट गया तो जेनर डायोड जो है
वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी केवल 20 मिली एम्पियर जितना करंट हैंडल करने की है। अब टोटल वोल्टेज है 25, जेनर के अक्रॉस वोल्टेज है 5, तो सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना आना चाहिए? तो आंसर है 20 वोल्ट का वोल्टेज आना चाहिए इसके अक्रॉस। और अब हम ये आर एस के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर, द वोल्टेज इज 20, द करंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 25, करंट I, दैट विल गिव अस आर एस। तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय I, 25 डाल देता हूं, होना चाहिए 25 से कम, तो जो आर एस आएगा ये 25 से नंबर छोटा बनेगा, तो जो भी आंसर आएगा उतना या उससे बड़ा आर एस लगेगा। सो 20 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई 25 इज आर एस, और 5 से कैंसिलेशन करने पे ये बनेगा 4/5, 4000 डिवाइडेड बाई 5 इज 800। सो आर एस 800 या उससे बड़ा, आर एस 800 या उससे बड़ा, तो ये गया, ये गया 1000 और 4000। अब इतना बड़ा आर एस अगर रहेगा 4000, तो फिर करंट निकाल लो, देखो कितना करंट आता है। ये अगर 4000 है, वोल्टेज है 20, तो आर एस से फ्लो होने वाला करंट आएगा V बाय आर, V इज 20 डिवाइडेड बाई 4000, तो ये गया, ये गया। सो ये है 1/200, 1/200, और 1/200 इज नथिंग बट 0.005। सो दिस इज 5 मिली एम्पियर, बट हमें तो 5 मिली एम्पियर करंट आरएल से ही भेजने का है। तो अगर ऊपर करंट 5 मिली एम्पियर रहेगा, तो कुछ करंट जेनर से जाएगा, कुछ करंट लोड से जाएगा, तो लोड से करंट हमें 5 मिली एम्पियर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ये 4000 हमारा जवाब नहीं है, और 1000 हमारा जवाब है। 800 से बड़ा, लेकिन 4000 नहीं हो सकता। सेमीकंडक्टर से जेनर डायोड का सवाल है ये। सवाल जो है काफी आसान है, आपको जेनर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आना चाहिए, दैट्स इट। बच्चों लग रहा है कि पेपर ज्यादा लेंथी नहीं है, काफी फटाफट फटाफट जो है हम हाफ वे मार्क पे पहुंच चुके हैं। आई एम वेरी श्योर कि आप जो है मेरा पूरा वीडियो देखते नहीं बैठ रहे हैं, आप जो है मेरा वॉच आवर्स बढ़ाना मेरा पर्पस नहीं है। सो डोंट वॉच माय फुल वीडियो, मेरा पर्पस है आपका इंप्रूवमेंट होना, और आपका इंप्रूवमेंट तब होएगा जब आपका जो है दिमाग लगेगा। और इसलिए आप पॉज करें, मेरे साथ सॉल्व करें, आंसर वेरीफाई करें, आगे बढ़ें। केवल उतना ही वीडियो देखें जहां पर आप अटक जा रहे हैं, आपसे सवाल नहीं बन पा रहा है, मेरे वॉच आवर ना बढ़ाएं, आपका जो है बुद्धि बढ़ाएं। अगला सवाल आपके सामने है बच्चों, और ये सवाल सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन के बेसिस पे पूछा गया है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन, इट परफॉर्म्स 20 ऑसिलेशंस इन 10 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन होने में 0.5 सेकेंड का समय लगेगा, सो दैट इज अ टाइम पीरियड। The length of the string required so that the pendulum performs 40 oscillations in 10 seconds. तो एक ऑसिलेशन होने में 0.25 सेकेंड का समय लगेगा, तो उसका लेंथ हमें निकालना है बच्चों। बड़ा सिंपल सवाल है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ होता है। तो यहां से सीधा सीधा स्क्वायरिंग कर दो, तो टी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल आ जाएगा। और अगर हमें दूसरे वाले पेंडुलम का लेंथ चाहिए, सो दिस इज अ T1 डिवाइडेड बाई T2, द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू L2 डिवाइडेड बाई L1। T1 is given to us as a 0.5, T2 is given to us as a 0.25, the whole square is equals to L2 हमें चाहिए, divided by L1 is a 30.
सो ये और ये कट जाएगा, इधर 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर इज अ 4 मल्टीप्लाइड बाई 30 इज अ 120 सेंटीमीटर, and that is equals to L2 120 centimeter is our final correct answer. The question belongs to the oscillation chapter, and the question is a very, very simple, straightforward, ratio based question. Next, the moment of inertia of a square loop made of 4 uniform solid cylinders, each having the radius r and the length L about an axis passing through the midpoint of the opposite sides. All right, so here we have a cylinder. Number 1, cylinder. Number 2, cylinder. Number 3, and the cylinder number 4. Okay, 4 cylinder. Take the mass of the entire loop as m. पूरे लूप का मास अगर m है तो हर एक सिलेंडर का मास m/4 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 और m/4 बनेगा. यह है मिड पॉइंट, यह है मिड पॉइंट, and this is the axis passing through the opposite midpoints. This is the axis passing through the opposite midpoint, और ये एक्सिस के अबाउट हमें सिस्टम का सॉरी सॉरी माय थ्रोट इज अ बिट नॉट वेल, आई एम सॉरी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. सो हम ये चारों मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो हमें जो है सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा. सो दैट इज नथिंग बट I1 प्लस I2 प्लस I3 plus I4, and that will give us the moment of inertia of the system. So बच्चों I1 और I3 इक्वल होएगा, और बच्चों ये एक्सिस को सिलेंडर का ट्रांसवर्स एक्सिस कहा जाता है, और ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL² प्लस mR²/4. लेकिन हमारे सिलेंडर का मास m/4 है, इसलिए मुझे m के जगह पे m/4 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. m के जगह पे m/4 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. सो दैट बिकम्स mL²/48 प्लस mR²/16. So this is a 3. So this becomes a mL²/48 प्लस, अच्छा अच्छा अच्छा, एलसीएम वगैरह क्यों लेना है? ओके, एलसीएम वगैरह क्यों लेना है? बिकॉज डिनोमिनेटर में एक में L² है, न्यूमरेटर में एक में L² है, दूसरे में R² है, और हमें L² और R² का आंसर अलग अलग ही चाहिए. सो लेट्स कीप इट एज इट इज. अब I2 और I4 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा. I2 और I4 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा. पहले सिलेंडर के ओन एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और फिर पैरेलल एक्सिस थियरम लगा करके हमें जो एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो निकाल लेंगे. सो सबसे पहले सिलेंडर के ओन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mR²/2 प्लस h इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस. ये L है तो ये बनेगा L/2. सो दिस इज अ m L/2 the whole square. So this becomes a mR²/2 plus mL²/4. लेकिन हमारे सिलेंडर का मास m/4 है, इसीलिए मुझे m m m m हटा करके m/4 पुट करना पड़ेगा. बच्चों ये पर्पसफुली मैं कर रहा हूं
ताकि आपको ये समझ में आए कि बच्चे गलती कहां पे करते हैं. सो दिस इज अ m by 8 and this is a ml square by 16. This is where the most of the students will end up making a mistake. They don't realize that the mass of the cylinder is not m. The entire mass of the system is a m. So cylinder ka mass is a m by 4. Now once we get all the four moment of inertia, let us go up. I1 और I3 इक्वल है, तो इसको मैं कर देता हूं 2 टाइम्स ml square by 48 plus 2 times mr square by 16. और I2 और I4 भी इक्वल है, तो इसको भी मैं कर देता हूं 2 टाइम्स mr square by 8 plus 2 times ml square by 16. So this becomes a ml square by 24 plus mr square by 8 plus mr square by 4 plus ml square by 8. ये वाला टर्म और ये वाला टर्म LCM is a 24. So this is a multiply by 3. 3 ml square plus ml square 4 ml square by 24. So that becomes a ml square by 6. ml square by 6. और फिर ये दोनों में 8 is a LCM. So multiply by 2. 2 mr square plus mr square 3 mr square by 8. 3 mr square by 8. And that is our final correct answer. Rotational motion का सवाल ये है बच्चों. And this I'm classifying as a medium category question because lot of small things ध्यान में रखने हैं. Calculations भी थोड़ा सा challenging है and hence this is a medium category question. बच्चों one more theoretical question, the assertion reasoning based question. पहले statement based आ चुका है, उसके पहले matrix match आ चुका है. synopsis पे खास ध्यान दें. The individual atom in a ferromagnetic material possesses magnetic dipole moment. Yes, correct. And interact with one another in such a way that they align themselves and forming domain. Domain formation ferromagnetic में होता है. पहला स्टेटमेंट सही है. At high temperature the domain structure of the ferromagnetic material disintegrates. Yes, बिल्कुल उसी को Curie temperature कहते हैं. Thus the magnetization will disappear at a high temperature known as a Curie temperature. बिल्कुल सही बात. तो दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है. एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि डोमेन फॉर्मेशन होते हैं और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि डोमेन ब्रेकिंग भी होता है. बट दोनों के बीच में कोई रिलेशन है नहीं, रीजन असर्शन को इंप्लाई कर नहीं रहा है. तो दोनों स्टेटमेंट आपस में सही है, but reason is not the correct explanation of assertion, and that is our final correct answer. The question belongs to the magnetism. और अगर आपने डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक का डिस्टिंग्विश बराबर से पढ़ा है तो ये जो है सारी इंफॉर्मेशन उसमें कवर होती है. सो इट्स अ वेरी इजी category questions from the magnetism chapter. The de Broglie wavelength of the oxygen molecule at a 27 degrees Celsius is given, then the value of X is. इंडिया में ये साइंटिस्ट को डी ब्रोगली भी कहते हैं, बट द इंग्लिश इज अ मैजिकल लैंग्वेज. दिस इज अ डी ब्रॉय. दैट इज अ राइट प्रोनाउंसिएशन. सो लैम्बडा इज अ एच बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टेम्परेचर. तो बच्चों टेम्परेचर के टर्म्स में डी ब्रॉयज वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h अपॉन अंडर रूट ऑफ 3m kBT. फॉर्मूला जो है याद रखा जाए. मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला. So h is given to us a 6.63 into 10 raised to minus 34 divided by under of
3 multiplied by mass of the oxygen molecule is given as a 5.31 into 10 raised to minus 26 multiplied by Kb is a Boltzmann's constant 1.38 into 10 raised to minus 23 multiplied by temperature is a 27 which is a 300 Kelvin. बच्चों ये फॉर्मूला टेम्परेचर के टर्म्स में बराबर से आपको याद रखना है. आपको ये फॉर्मूला याद रखने के लिए हिंट आपको दे देता हूं. लैम्बडा h बाई पी होता है और p इज अ मोमेंटम जो अंडर ऑफ टुम्मी के बराबर होता है, वेर e इज अ काइनेटिक एनर्जी. और गैशियस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT के बराबर होता है. एंड दैट इज हाउ वी गेट दिस फॉर्मूला. एंड नाउ मुझे लगता है कि ये नंबर का कैलकुलेशन थोड़ा आराम से आसान तरीके से बिना अप्रोक्सीमेशन किए करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस जो है बड़े नियर बाय है, 20, 24, 22, 26, you know, very nearby options, and hence you calculate, and I'm very sure you'll be able to get this calculation right. सवाल ड्यूअल नेचर मॉडर्न फिजिक्स में से पूछा गया है, और अगर आपको फॉर्मूला पता है टेम्परेचर के टर्म्स में, देन द क्वेश्चन इज इजी. फॉर्मूला ही नहीं पता है तो नेचुरली सवाल आपके लिए डिफिकल्ट बन जाएगा. आगे बढ़ते हैं बच्चों. बहुत जल्द हमारे एमसीक्यू खत्म होने पे हैं. हाँ हाँ, बहुत जल्द नहीं, एमसीक्यू खत्म हो चुके हैं. सो बच्चों मुझे लगता है कि ये सवाल से हम न्यूमेरिकल टाइप में एंटर कर रहे हैं. काफी कम समय में जो है मुझे लगता है हम यहां तक पहुंचे हैं. सो पेपर लेंथी नहीं है, पेपर एनालिटिकल है. पेपर में कहीं सारे सवाल मल्टीपल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूछे गए हैं, तो दिमाग लगाना है, थॉट प्रोसेस आपका जो है मजबूत होना चाहिए. So let us do the last 5 questions. Last 5 questions, the numericals one. And this is the first question in front of your screen. The question says, using a variable frequency AC voltage source, the maximum current measured in the given circuit is a 50 milliampere. Current is the maximum, so the impedance is the minimum. इंपिडेंस सीरीज आरएलसी में मिनिमम कब होता है? तो आंसर है रेजोनेंस के वक्त होता है. जब XL इज इक्वल्स टू XC होता है तब होता है, और Z मिनिमम R के बराबर होता है. तो कैपेसिटेंस कितना रहेगा वो हमें निकालना है. सो कैपेसिटेंस निकालने के लिए रेजोनेंस की कंडीशन से शुरुआत करेंगे. XL इज अ ओमेगा L and XC is a 1 upon omega C. So C is nothing but 1 upon omega square L. Phi sin omega T. So omega is 100 का square multiplied by L is a 2 Henry. So this is a 2. Sorry. 100 का square is a 10 raised to 4. ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू माइनस 4. 1/2 इज अ 0.5, तो 2 डेसिमल शिफ्ट करने पे 50 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 बनेगा. एंड हेंस 50 इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर. 50 इज अवर आंसर. बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्विंग में घाई ना करें, थोड़ा सा सॉल्विंग स्पीड स्लो डाउन करके काम करें, क्योंकि एक भी थोड़ा सा भी मिस्टेक होने पे सीधा -1 मिल जाएगा. सो बी वेरी वेरी केयरफुल विद द एक्यूरेसी पार्ट इन द न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस. द स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. बच्चों इस तरह के सवाल कहीं सारे शिफ्ट में पूछे गए हैं. कैपेसिटर में अलग अलग जगह पे अलग अलग ड्राई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने पे क्या होएगा. तो ये कॉन्सेप्ट को सीख लें अगर आपको नहीं आता है तो बराबर से. Now filled with the 3 dielectric slabs of the dielectric constant K1, K2, K3, the new capacitance will be. बच्चों पहले तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम ऐसे तोड़ेंगे. एक कैपेसिटेंस, दूसरा कैपेसिटेंस एंड तीसरा कैपेसिटेंस C1, C2, C3. C1 का
कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम लिखेंगे C1 इज A K1 एप्सिलॉन नॉट बाय D/2। C2 का कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम लिखेंगे A/2 K2 एप्सिलॉन नॉट बाय D/2। और C3 का कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम लिखेंगे A/2 K3 एप्सिलॉन नॉट बाय D/2। तो ये बन जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और K1 भी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये 2 एंड 2 कट जाएंगे, K2 3 के बराबर है, तो ये बन जाएगा 3 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये भी 2 और 2 कट जाएगा और K3 5 के बराबर है, तो ये बन जाएगा 5 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। और बच्चों ये अरेंजमेंट ऐसी है, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर एंड लाइक दिस। All right. So this is a C1, this is a C2, and this is a C3. C2 and C3 are connected in parallel, और parallel में capacitance add हो जाते हैं. So it is a C2 plus C3, 3A epsilon naught by D plus 5A epsilon naught by D, which is nothing but 8A epsilon naught by D. और फिर C1 और ये जो भी आंसर आया है वो सीरीज में जाएंगे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा 4A एप्सिलॉन नॉट बाई D मल्टीप्लाइड बाई 8A एप्सिलॉन नॉट बाई D divided by 4 plus 8 12A epsilon naught by D. So A epsilon naught by D is getting cancelled, 4 and 12 का cancellation होके 3 बनेगा. So this is a 8A epsilon naught by 3D. And ओरिजिनल कैपेसिटेंस उसका क्या था? सो ओरिजिनल कैपेसिटेंस उसका A एप्सिलॉन नॉट बाई D था. तो हमें नया कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस निकालना है. सो हम जो है नया और पुराना का रेशियो ले लेते हैं. C इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय C इज अ 8A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट बाई D. तो ये कैंसलेशन होकर के 8/3 बनेगा. सो C इक्विवेलेंट इज अ 8/3C. C equivalent is a 8/3C. NC by 3. So N का वैल्यू 8 आएगा and that is our final correct answer. 8 is our answer. Next, the two separate YDSC setup with a two monochromatic light of the different wavelength to get the fringe of equal width. Fringe width in both the experiment is same. The slit separation and the wavelength का रेशियो दिया है, स्मॉल डी और लैम्बडा का रेशियो दिया है. तो हमें दोनों का कैपिटल डी का रेशियो निकालना है. बड़ा सिंपल सवाल है बच्चों ये. फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल्स टू लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. सो अगर हमें D1/D2 का रेशियो चाहिए तो हमें मिलेगा λ2 डिवाइडेड बाय λ1 मल्टीप्लाइड बाय D1 डिवाइडेड बाय D2. सो λ2 डिवाइडेड बाय λ1 1:2, उल्टा करेंगे तो 2:1. और स्मॉल डी का रेशियो इज अ 2:1 and hence the answer is a 2 multiplied by 2 4:1. The corresponding ratio is a 4
and that is our final correct answer. बच्चों, we are heading towards the paper completion. अच्छा, बाय द वे एनालिसिस साथ में करते जाना था हमें. ओके, यहां से हमारा एनालिसिस छूटा है. बच्चों, सारे के सारे सवाल इजी कैटेगरी के हैं न्यूमेरिकल में. एसी सर्किट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, मीडियम कैटेगरी में क्लासिफाई करूंगा इसको मैं. थोड़ा सा कैलकुलेशन चैलेंजिंग है. C1 C2 C3 निकालो, सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करो, रेशियो लो. वेव ऑप्टिक्स, बच्चों ये पेपर ऑप्टिक्स हैवी पेपर है. 2 रे ऑप्टिक्स के सवाल, 1 वेव ऑप्टिक्स, 3 ऑप्टिक्स में से सवाल जो है आए हैं. ये तो है सुपर से भी ऊपर इजी. And now we are heading towards the one question from the EM waves, the modern physics का जो है सवाल है ये वाला. सवाल मैं पढ़ देता हूं बच्चों. सवाल हमसे कह रहा है, the equation of the electric field of an electromagnetic wave propagating through the free space is given. Some equation of the electric field is given to us. The average power of an electromagnetic wave is average power का फॉर्मूला E नॉट स्क्वायर बाय 2Z नॉट होता है. The average power of the electromagnetic wave. E naught is a peak value of the electric field intensity, and this is called as a peak value of the electric field intensity. E is equals to E naught sine omega t minus kx. So E naught is a root 377 square करने पे 377 divided by 2 Z naught का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ mu naught by epsilon naught. So this is a Z naught. This is a Z naught, which is a 377. So 377 cut. आंसर आ गया हाफ, और हाफ को 1 अपॉन अल्फा के साथ में इक्वेट करेंगे तो अल्फा का वैल्यू 2 आएगा. लास्ट क्वेश्चन is based on the simple pendulum. बच्चों, ऑसिलेशन में से भी 3 सवाल आए हैं ये पेपर में. So the weightage is like unpredictable. 3 सवाल ऑप्टिक्स के, 3 सवाल ऑसिलेशन के, 6 सवाल 2 डोमेन से. ऑसिलेशन, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, 3 चैप्टर से 6 सवाल आउट ऑफ 25. So the weightage is like unpredictable. Okay. Simple pendulum of the mass 10 gram and the metallic wire of the length 10 centimeter is suspended vertically in the uniform magnetic field of a 2 Tesla. One more question. A mixture of the concept, magnetic field and the oscillation. The magnetic field direction is perpendicular to the plane of the oscillation if the pendulum is released from the angle of 60 degree. 60 डिग्री से पेंडुलम को अगर रिलीज किया गया, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, लेंथ है 10 सेंटीमीटर. If the pendulum is released from the angle of 60 degree with the vertical, the maximum induced EMF between a point of suspension and the point of oscillation, the maximum induced EMF between the point of suspension and point of oscillation is, मतलब इधर और इधर के बीच में इंड्यूस होने वाला मैक्सिमम ईएमएफ अपने को चाहिए. एंड द पेंडुलम के 2 पॉइंट के बीच में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ अगर अपने को निकालने का है तो सबसे पहले तो जो 60 डिग्री से जब भी इसको हम रिलीज करेंगे, सो ये ऑब्जेक्ट ऐसे आर्क वाले पाथ में मूव करेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी अ सर्क्यूलर रोटेशनल मोशन.
और जब बच्चों रोटेशनल मोशन होता है तब इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला लगता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। बी एल वी नहीं लगेगा, बी एल वी केवल ट्रांसलेशनल मोशन के वक्त में एप्लीकेबल फॉर्मूला है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल विच फॉर्मूला टू बी यूज्ड वेयर। इसमें हमें बी दिया हुआ है, ओमेगा निकालना है, लेंथ हमें दिया हुआ है, ओमेगा मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। सो ये पॉइंट पे जब भी बॉब पहुंचेगा तब उसका वी मैक्सिमम होएगा और उस केस में ओमेगा भी मैक्सिमम बनेगा और तभी ही हमें मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा। सो पहले हम ये पॉइंट पे वी निकालेंगे। इसी पेपर में मैंने आपको शॉर्टकट बताया है कि एलसीएमई लगा करके ये पॉइंट पे वी निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2GL इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। इसी पेपर में आगे के सवाल में मैंने आपको ये शॉर्टकट टेक्निक डिराइव करके बताई है, याद रखने को वहां पर बोला है। सो सी यहीं पे तुरंत हमें वो काम में आ गया। So this is a 2 multiplied by g multiplied by the length is given as a 0.1 meter multiplied by 1 minus theta is a 60, cos 60 is a half, 1 minus half is a half, तो 2 और 2 कट जाएगा, g multiplied by 0.1, the answer will be 1, so Vmax is a 1, so the omega is a Vmax by r, so that is a 1 divided by length of the string will become r and the length of the string is a 0.1, so ये बन जाएगा 10, so omega is a 10, so this is turning out to be half multiplied by 2 multiplied by 10 multiplied by 0.1 का square, the 2 and the 2 is getting cancelled, so 10 multiplied by 0.01, so we are getting this as a 0.1, the answer we want is in the milli and hence 100 millivolt is our final correct answer. So the 100 is our answer. बच्चों 2026 के पहले सेशन के हर पेपर में अलग स्ट्रेटेजी चाहिए। कुछ पेपर में बड़े सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट, इजी इजी कैलकुलेशन है, कुछ पेपर में लेंथी चीजें हैं, कुछ पेपर में जैसे ये वाला पेपर मल्टीपल चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसीलिए सारे 10 पेपर का सॉल्विंग, सारे 10 पेपर मेरे साथ में 250 क्वेश्चन का डिस्कशन is going to be a real game changer for your second session. So stay tuned and be with me throughout the series of the 10 papers discussion. बहुत जल्द बच्चों मिलेंगे हम 7वें पेपर के साथ में। 6 पेपर हम खत्म कर चुके हैं। इसी हफ्ते में मेरा टारगेट है 7, 8, 9, 10 पेपर को जो है आपके साथ में डिस्कशन हम खत्म कर दें। इसी हफ्ते में सारा का सारा अपना 10 पेपर का सीरीज कंप्लीट करने का हमारा टारगेट है। सो जुड़े रहे हमारे साथ में एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पेपर। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।